हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि फोर्थ चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है एयर। ठीक है, इसमें हम एयर हवा को लेकर, हवा मतलब एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर हम बात करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एटमॉस्फेयर में जैसे बहुत सारी लेयर्स आती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, एग्जॉस्फेयर, मिजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, विंड के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, जो भी एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, आईएएस या भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो जनरल स्टडीज यानी जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपको आता है। ठीक है, तो आप अगर उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपको अपनी पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी एडवांस लेवल पर कवर अप करनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक एंड शेयर कर लो और दोस्तों साथ शेयर कर लो। क्योंकि देखो, अगर आप इस चैनल को चेकआउट करते हो तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपको मिलेंगी, आप एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर जो मैं एनसीईआरटी वीडियोस में लेकर आ रहा हूँ, ये एनसीईआरटी बेसिकली जिस क्लास की हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो सिक्स हो, सेवन्थ हो, एट्थ हो, ये उन क्लासेस के बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन ये जो बेसिक टर्म्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स, ठीक है, जो यूपीएससी एग्जाम यानी कि जो आईएएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी अपनी कवर अप करना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले एयर के बारे में। पहली चीज, एयर क्या है। देखो, एयर की बात करूं, एयर अगर कहीं पर एयर नाम आता है या हवा आ रही है, हवा क्या है, एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस अवेलेबल है उन सबको हवा ही कहते हैं। ठीक है, वो एयर एयर ही तो एयर फॉर्म में है। ठीक है, तो आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बहुत सारे पीछे वीडियोस में बताया होगा कि ये अपनी अर्थ है, इसके ऊपर मल्टीपल लेयर्स हैं। सबसे पहले आ जाती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एग्जोस्फेयर। तो इस पूरे का एक ब्लैंकेट बनाया गया है और ये अर्थ को कवर अप करता है बहुत सारी चीज़ों से। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बहुत सारी ऐसे हार्मफुल गैसेस से, हार्मफुल रेज से, जो कि मतलब हार्मफुल होती हैं, किसके लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स, एनिमल्स के लिए। ठीक है, उन सब से हमारी धरती को प्रोटेक्ट करती हैं ये सारी लेयर्स। तो इनका एक ब्लैंकेट यानी कि आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। ये चीज़ मैंने आपको बताई कि सर्वाइवल के लिए ये लेयर्स अपना एक मेजर रोल प्ले करती हैं। ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं किससे, हार्मफुल इफेक्ट से, यानी जो सूरज की हार्मफुल रेज निकलती हैं और धरती पर आती हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो हमारा धरती जो है वो हम धरती पर रह रहे हैं, हम हैं, ह्यूमंस हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, हम सब लोग ना आराम से जल के भुंज जाएंगे। मतलब अगर डायरेक्ट सन की रेज आ गई ना किसी भी तरह से अपनी धरती पर, तो हम सेकंड्स लगेंगे, हम गायब हो जाएंगे, हम जल जाएंगे बुरी तरह से। और बस, और हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड, और अगर दिन की बात करूं सूरज की, और शाम की अगर बात करूं तो ये मतलब फ्रोजन हो जाएगी धरती, अपनी जम जाएगी, क्योंकि रात को ठंडा हो जाता है। तो कोई भी लेयर हो, मतलब अपनी धरती तक आसमान से, स्पेस से, इस यूनिवर्स से कोई भी लेयर डायरेक्टली नहीं आती है। ये लेयर्स अपना एक मेजर रोल प्ले करती है हमारी धरती को प्रोटेक्ट करने में, हमें प्रोटेक्ट करने में, एनिमल्स, प्लांट्स को, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और वो एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर आ जाती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इन 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 लेयर्स को आप ना सीक्वेंस वाइज भी याद कर लो, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में, काफ़ी बार अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इवन अरेंजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को बोल देते हैं या मैच द फॉलोइंग में कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद करना। सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। इनके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइव एवेबल।
यानी कि ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है, यानी ये जो सारी लेयर्स हैं, ये सब चीज़ें क्या रोल प्ले करती हैं, एक ऐसा टेम्परेचर, ऐसा प्रेशर मेंटेन रखती हैं हमारी धरती पर, हमारी धरती को इस तरह से प्रोटेक्ट करती हैं ताकि हम इस धरती पर आराम से रह सकें, हमें कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है, तो यही था हमारे फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि आर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं सूरज की हार्मफुल रेज से, ठीक है, जिस वजह से ये धरती जो है रहने की जगह बन पाई है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर आपने बचपन से हमेशा पढ़ते आए होगे कि धरती पर 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन 21% अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है 0.04% और अदर गैसेस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि अदर गैसेस में आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन एंड और भी बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जिनके बारे में जो कि अवेलेबल होती हैं बहुत कम अमाउंट में, 0.96%। आप ये स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हो। सबसे मेजर अमाउंट में कौन कौन सी गैसेस अवेलेबल है? नाइट्रोजन एक बड़े अमाउंट में है, उसके बाद आ जाती है सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, फिर आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर एक ऐसी लेयर आती है जो और भी बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि ये दो गैसेस मिलकर इस पूरे एटमॉस्फेयर को मेंटेन करती हैं, चलाती हैं, मतलब मेजर सोर्स हैं इस एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखने के लिए। हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखने के लिए ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो गैसेस, देखो मतलब दो गैसेस तो एक मेजर हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखती हैं, बैलेंस में रखती हैं चीज़ें, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जिसको हम कह सकते हैं। ये तीन गैसेस एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं, एक अहम रोल प्ले करती हैं इस पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस पूरी अर्थ को चलाने के लिए। एक इस ट्रेन, अगर ये धरती को एक ट्रेन बोलूं, इस ट्रेन का जो इंजन है वो इंजन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, और भी गैसेस का अपना अपना छोटा छोटा रोल प्ले है, लेकिन अगर मेजर तरीके से आपसे पूछा जाए तो आप इन तीनों का नाम लिख सकते हो। बेसिकली आप ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन तो मेंशन कर ही देना। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। कार्बन डाइ देखो जो CO2 गैस है ना, जो अपने एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, जो रिलीज्ड है, CO2 रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट, अपने जो एटमॉस्फेयर में CO2 अवेलेबल है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे क्रिएट करती है? ये क्या करती है कि जब सूरज से जितनी भी रोशनी, जितनी भी किरणें, जितनी भी हीट अपनी धरती पे आती है, वो आ तो जाती है, सूरज से जितनी भी हीट आ रही है वो धरती में एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन जब धरती वो इस हीट को रिलीज करती है, सपोज ये मान लो धरती है, ये सूरज है, इससे हीट आ रही है, बहुत सारी अच्छी खासी हीट आ रही है, लेकिन जब ये धरती खुद से हीट, वो जो हीट एब्जॉर्व की हुई है उसको रिलीज करती है, तो ये जो CO2 अवेलेबल है अपने एटमॉस्फेयर में, ये इस हीट को रोकती है। मतलब इस हीट को इस लेयर से, जो CO2 की लेयर है एटमॉस्फेयर में, ये CO2 की लेयर इस हीट को बाहर नहीं जाने देती है, मतलब अपनी लेयर से बाहर रिलीज नहीं होने देती है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो CO2 अपने एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। ये किस तरह से करती है कि जो सूरज के द्वारा आई हुई हीट रेडिएशंस हैं जो कि अर्थ में एब्जॉर्ब हो चुकी हैं, लेकिन जब वही अर्थ उसी हीट रेडिएशन को रिलीज करती है, तो ये CO2 लेयर ये बाहर रिलीज, मतलब बाहर निकलने ही नहीं देती है। अपनी जो लेयर कवर कर रखी है इस अर्थ को CO2 ने, उस लेयर से बाहर उस हीट रेडिएशंस को निकलने ही नहीं देती है। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट बाई ट्रैपिंग, यानी ट्रैप करती है द हीट रेडिएट्स फ्रॉम द अर्थ, जो अर्थ हीट रेडिएट कर रही है उसको ट्रैप करती है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस, और उस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं कि वो अर्थ ने हीट रिलीज तो कर दी, और वो गैस, वो हीट, वो एज अ गैस के फॉर्म में रिलीज हो चुकी है, धरती से बाहर निकल चुकी है, लेकिन वो CO2 उस लेयर से बाहर नहीं जाने दे रही है, तो जिस वजह से वो ग्रीन हाउस गैस भी उस एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अगर वही हीट उस CO2 से बाहर निकल जाएगी तो अपनी धरती बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी और रहने के लायक नहीं रहेगी। ठीक है, हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक कार फ्यूम्स। अब यहां पर बात करी गई है कि जो CO2 है, ये जब CO2 एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती है, किस कारण से?
ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक, यानी कि फैक्ट्री के जो धुएं निकलते हैं उनसे, कार का जो धुआं निकलता है उससे, द हीट रिटेन्ड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो जब वो CO2 इंक्रीज हो गई तो मतलब हीट किसी भी, जितनी ज्यादा CO2 एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से वो CO2 उस हीट को अपने अंदर प्रोटेक्ट करके रखेगी, और जब अंदर प्रोटेक्ट करके रखेगी तो हीट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी। अब कोई बॉक्स है वो अपने अंदर से हीट को बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है, ठीक है, और जो सन से है, सन है वो अपनी रेज कंटिन्यूअसली अर्थ में भेज रहा है। देखो सन अपना काम कर रहा है, यानी सन अपनी सारी रेज कंटिन्यूअसली धरती पर भेज रहा है, और धरती भी कंटिन्यूअसली अपने अंदर से हीट को इनिशिएट कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है। लेकिन जो CO2 लेयर है, जो CO2 लेयर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जा रही है। अब CO2 लेयर कंटिन्यूअसली कैसे बनी जा रही है, मतलब देखो अगर मैं बैलेंस की बात करूं, जैसे सपोज मैं बोल रहा हूं आपको, आप सबको पता है कि पेड़ पौधे जो हैं वो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और हम लोग क्या ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है। तो अगर इस गाड़ी को देखते हैं, इस गाड़ी, ये जो गाड़ी है हमारी ह्यूमंस की और प्लांट्स की, एनिमल्स की, ये तो इन्वायरमेंट को, नेचर को बैलेंस करती है, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट में CO2 इंक्रीज हो रही है, CO2 बन रही है, CO2 डेवलप हो रही है, और वो CO2 कहां से बन रही है, फैक्ट्रीज से, कार से, व्हीकल से, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। अब वो CO2 जब कंटिन्यूअसली बढ़ रही है तो एक वो थिक लेयर बन रही है CO2 की, और वो उस हीट को बाहर निकलने नहीं दे रही है, और इस तरह से, इसी तरह से जब वो हीट बाहर निकल ही नहीं रही तो इस तरह से गर्मी कंटिन्यूअसली, यानी जो हीट है वो टेम्परेचर को बढ़ाई जा रही है। दिस इज, और उसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तभी तो हम कहते हैं ना कि हर साल की गर्मी इस साल ज्यादा है, इस साल ज्यादा है, हर साल यही कहते हैं इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है, इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर मैं बात करूं कि जो गर्मी बढ़ने के पीछे का कारण है वो इंक्रीज ऑफ CO2 है, कि CO2 सबसे ज्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से वो हीट है धरती से बाहर निकल ही नहीं पा रही है, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, जिस वजह से गर्मी हर साल बहुत ज्यादा पड़ती है और टेम्परेचर में छेड़छाड़ हो रही है। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। और मैं बात करूं कि जैसे अपने जो ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, जो भी माउंटेन्स हैं, जो भी ग्लेशियर्स हैं, जो भी ऐसी जगह जहां पर बर्फ वगैरह जमी है, वहां से वो ग्लेशियर्स मेल्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अपनी धरती पर हीट कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, और वो हीट, देखो हीट कहीं तो जाएगी, ट्रैवल तो करेगी ना, भले ही वो बाहर निकल के स्पेस की तरफ नहीं जा पा रही, ऊपर की तरफ नहीं जा पा रही, लेकिन वो अवेलेबल है अपने एटमॉस्फेयर में, और वो किसको अफेक्ट कर रही है, वो अफेक्ट कर रही है कोल्डेस्ट पार्ट्स को, और उनको मेल्ट कर रही है। और इसके रिजल्ट क्या है, इसके रिजल्ट है कि सी लेवल का राइज होना, फ्लड मतलब बाढ़ आना कोस्टल एरियाज में, देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो ये इसके रिजल्ट्स भी काफी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, आप समझ गए होगे। अगर अगर इसको मैं एक लाइन में या एक डेफिनेशन में आपको डिफाइन कर देता हूं हिंदी में, कि धरती है और एक सूरज है, सूरज अपनी हीट रिलीज कर रहा है, और वो सारी हीट, सारी रोशनी, सारे पार्टिकल्स कहां आ रहे हैं, धरती पे आ रहे हैं, ठीक है, और धरती उस हीट को एब्जॉर्व कर रही है। ये प्रोसेस रेगुलर है, कंटिन्यूअसली, एवरी डे है, तो वो हीट कंटिन्यूअसली अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन जो CO2 है, CO2 कहां से, यानी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स और ह्यूमंस के द्वारा रिलीज की जा रही है। तो एक CO2 लेयर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, और CO2 क्या कर रही है, जो अर्थ हीट रिलीज कर रही है उस हीट को बाहर निकलने नहीं दे रही है, और CO2 उस हीट को सारे को कंज्यूम करके एटमॉस्फेयर में बना के रखा हुआ है, और इस वजह से कंटिन्यूअसली गर्मी बढ़ती जा रही है, हर साल गर्मी बढ़ रही है, और इसका एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। इसके रिजल्ट्स क्या रहते हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ वगैरह की जगह हैं, वो मेल्ट हो रही हैं, और इसके और भी रिजल्ट्स क्या हैं कि बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, सॉरी बाढ़ आ रही है, सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हो रही है। तो इन सभी चीजों को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन गैस के बारे में। मैंने आपको बताया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है अपने एटमॉस्फेयर में। तो नाइट्रोजन गैस इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। प्लेंटीफुल का यहाँ पर मतलब ये होता है कि एक अच्छी चीज और एक अच्छे अमाउंट में अवेलेबल का होना, यानी एक अच्छी चीज का ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होना, उसको कहते हैं प्लेंटीफुल गैस, यानी प्लेंटीफुल, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या एक प्लेंटीफुल गैस है इन द एयर
व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट, उस गैस को हम लेते हैं और एक्सहेल कर देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, यानी पेड़ पौधों को जीने के लिए नाइट्रोजन गैस की जरूरत पड़ती है। ह्यूमंस क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस ली, लंग्स तक पहुंचाई और एक्सहेल कर दी, लेकिन प्लांट्स को जरूरत है सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन गैस की। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, ये एयर से यानी हवा से डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस नहीं लेते हैं, ये लेते हैं उन बैक्टीरिया से, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, जो जमीन में मिट्टी में रहते हैं। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। तो पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं, सॉइल में जो बैक्टीरिया अवेलेबल है उनसे, प्लांट्स की जो जड़ें हैं उनसे, और वो कन्वर्ट करते हैं उस एयर को अपने यूज के लिए। ठीक है, तो ये है नाइट्रोजन गैस का काम। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। हम लोग क्या करते हैं, हम हैं एनिमल्स हैं, हम लोग हवा से डायरेक्ट उस ऑक्सीजन गैस को लेते हैं जीने के लिए, सांस लेने के लिए। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, हम लोगों से CO2 लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन में, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब वो अपना भोजन बना रहे होते हैं उस ड्यूरेशन में वो CO2 को फिल्टर करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट्स डिस्टर्ब। ठीक है, तो CO2 और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो इसी तरह से बना रहता है कि हम लोग क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, तो प्लांट्स उस ऑक्सीजन उस CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। हम हैं एनिमल्स हैं, हम लोग डायरेक्टली ऑक्सीजन गैस कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें एक बैलेंस बनाकर रखती है नेचर में। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक द फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। Humans or animals release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by humans and animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. ठीक है, मैंने बताया हम लोग क्या बैलेंस करके रखते हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये तीनों लोग मिलकर अपने अपने लेवल पे गैसेस लेते हैं जो भी जिसको रिक्वायरमेंट है, और एक प्रोसीजर, एक साइकिल बनी हुई है, और ये गैसेस का एक परफेक्ट बैलेंस बना है। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। लेकिन ये बैलेंस देखो, मान लो मैंने अगर एक एग्जांपल बेटर दूं, मान लो मेरे पास दाल है, आपके पास रोटी है, ठीक है, तो हम दोनों जीने के लिए क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से बांट ले रहे हैं कि भाई थोड़ी दाल आप ले लो, थोड़ी रोटी मुझे दे दो, और हम दोनों दाल रोटी मिलकर खा लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, और लेकिन ये बैलेंस अगर बिगड़ जाए तो कहीं ना कहीं एक भूखा मरेगा ना। एक भूखा मरेगा कैसे, कि अब CO2 है, हम लोग छोड़ रहे हैं, प्लांट्स ले रहे हैं सफिशिएंट अमाउंट में, और उसको वो कन्वर्ट करके ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं, ये एक चल रहा है। लेकिन अगर CO2 है, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन जाए, मतलब द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल। आपने देखा है कि इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, फैक्ट्रीज से जो कोल एंड ऑयल बर्न हो रहा है उससे CO2 सबसे ज़्यादा रिलीज हो रही है, बिलियंस ऑफ टन्स में। दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ CO2 इनटू एटमॉस्फेयर ईच ईयर, और जो कि प्लांट्स को चाहिए ही नहीं है। ठीक है, मान लो प्लांट्स को जितनी CO2 चाहिए वो उतनी ले रहे हैं, लेकिन अगर वही सारी चीजें अगर प्लांट्स को CO2 चाहिए जितनी चाहिए वो उतनी ले रहे हैं, और हम लोगों को, ह्यूमंस को और एनिमल्स को CO2 चाहिए ही नहीं है, और फिर भी हमें एक एक्सेस अमाउंट में CO2 मिल रही है। तो प्लांट्स तो उतनी खाएंगे जितना उनको चाहिए, तो बाकी की CO2 किसको अफेक्ट करेगी, वो अफेक्ट करेगी एनिमल्स और ह्यूमंस को, और वो चीज हम लोगों के लिए बहुत नुकसान वाली है। ठीक है, तो ये एक बैलेंस बिगड़ जाता है, और इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट। और ये CO2 का बढ़ना मतलब किसको अफेक्ट कर रहा है, ह्यूमंस को और एनिमल्स को, जो कि जिनको ऑक्सीजन की नीड है, CO2 नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है हमारे वेदर और क्लाइमेट में, और क्लाइमेट और वेदर में जो भी फर्क पड़ता है वो चीज़ों से सर्वाइव कौन करता है, उन सारी चीज़ों से सफ़र कौन करता है, हम ह्यूमंस और एनिमल्स। ठीक है, तो CO2 नहीं होनी चाहिए ज़्यादा अमाउंट में, जितनी ज़रूरत है उतना ही अवेलेबल होना चाहिए। तो हमें कहा जाता है कि ना पेड़ पौधे मत जलाओ, मतलब पेड़ पौधे लगाओ, जलाओ मत, या फिर फ्यूल से या गाड़ियाँ कम चलाओ, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर मतलब यहाँ पर बताया गया 5 लेयर्स के, उन लेयर्स की बात करेगी जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया था। आर एटमॉस्फेयर इट्स डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सब ये याद रख लेना, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब हम हर एक लेयर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर क्या है? दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर क्या है? इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। ये फैक्ट्स हैं, याद रखना। पहली लेयर आ रही है ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर एक इंपॉर्टेंट लेयर है जिसकी हाइट 13 किलोमीटर होती है। यानी कि अगर नीचे से ऊपर तक अपन जाते हैं 13 किलोमीटर तक इस ट्रोपोस्फेयर लेयर की अवेलेबिलिटी होती है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर, और जो हम सांस लेते हैं वो गैस, वो एयर, वो हवा उस 13 किलोमीटर के अंडर तक अवेलेबल होती है, जहाँ तक हम आराम से सांस ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। यानी जो भी बारिश होती है, धुआं होता है, धुंध होती है, ठीक है, कोहरा होता है, जो भी होता है, वो सारी चीज़ें जो भी वेदर की होती हैं, वो सारी चीज़ें 13 किलोमीटर के अंदर ही जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है उसके अंदर होती हैं। इसको हम ट्रोपोस्फेयर लेयर कहते हैं। यानी कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट अवेलेबल होता है 13 किलोमीटर के अंदर, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर लेयर कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटोस्फेयर। अबव द ट्रोपोस्फेयर, एक ट्रोपोस्फेयर के ऊपर एक जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, और इसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर है। पहली 13, फिर 50। अब धरती से ऊपर जाएंगे 50 किलोमीटर तक, तो 13 से 50 किलोमीटर, यानी कि 13 के और 50 के बीच की जो लेयर है, दूरी है, उसमें दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, इस यहाँ पर बादल नहीं होते हैं, एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना लाइक मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। कहा जाता है ना, बादलों से ऊपर एरोप्लेन उड़ता है, ठीक है, तो एक एरोप्लेन फ्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन होती है वहाँ पर, एक सबसे आराम, मतलब बहुत क्लीन इन्वायरमेंट होता है, ना ही बहुत ज़्यादा बादल है, ना ही बारिश है, ना ही धुआं है, ना कुछ भी नहीं है। आपको एक क्लीन वातावरण दिखेगा, आराम से आप वहां पर प्लेन को फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। यानी कि कहा जा रहा है, कहा, सॉरी अपन कहाँ आ गए, ओके। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है? एक ओजोन लेयर है। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है स्ट्रेटोस्फेयर में? उस वहां पर एक ओजोन गैस है, ओजोन गैस यानी ओजोन लेयर। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। वो जो ओजोन लेयर है वो हमको क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है हार्मफुल सन रेज से, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर यानी ओजोन गैस कौन सी एटमॉस्फेयर के कौन सी लेयर में अवेलेबल है, तो आप टिक करोगे स्ट्रेटोस्फेयर को, ठीक है। ये इस तरह से एमसीक्यूज बन जाते हैं। देखो, जो यूपीएससी है ना, वो चीज़ों जो क्वेश्चंस बनाती है ना, बहुत ज़्यादा डीपली बनाती है, बहुत कहीं से भी बना देती है। मतलब अंदर से ऐसे बताएगी ना, जहां आपने सोचा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा, आपने पढ़ा भी नहीं होगा, या आपने ध्यान भी नहीं दिया होगा। तो इस तरह से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। मैं अब आप देख लो, ओजोन लेयर बहुत सारे बच्चों को, इवन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती ओजोन लेयर, जो ओजोन गैस है वो एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में अवेलेबल है। यानी कि आप वहां पर टिक करोगे स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट बात करते हैं मेसोस्फेयर के बारे में। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी आपको, मुझे लगता है अगर आप इस वीडियो को पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर अवेलेबल है। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, यानी स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर लाई करती है। इट एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर, यानी फर्स्ट 13 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर। यहाँ पर मीटेरॉइड्स बर्न ऑफ दिस लेयर ऑन द एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। जो स्पेस से मीटेरॉइड्स आते हैं, मीटेरॉइड्स मतलब हो जाते हैं टूटे हुए कंकड़, गुट्टी, पत्थर, जो स्पेस से आते हैं, वो मेसोस्फेयर तक आते आते नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मेसोस्फेयर लेयर जो है वो क्या काम करती है? इन मीटेरॉइड्स को बर्न कर देती है, जला देती है, नष्ट कर देती है धरती में घुसने से पहले। फिर आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीज हाइट, ठीक है। तो थर्मोस्फेयर का जो टेम्परेचर है
जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वहाँ का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है। थर्मोस्फेयर में ही एक लेयर आती है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ दिस लेयर, इट एक्सटेंड्स अप टू 80 to 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। यहाँ पर जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे अपन यहाँ से नीचे मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, रेडियो सुन रहे हैं, तो यहाँ से जो भी लेयर्स ऊपर जाती हैं सीधे ऊपर जाके सैटेलाइट्स में, वहाँ पर वेव्स में वहाँ टकराती हैं और वहाँ से सीधा धरती पर आती हैं। तो आइनोस्फेयर, आइंस वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, आइंस, आइनोस्फेयर जिसको कहते हैं, आइंस की फॉर्म में वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से आइंस अवेलेबल होते हैं और वो अपना रोल प्ले करते हैं। और इसकी जो डिस्टेंस है वो 80 to 400 किलोमीटर अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जोस्फेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर, यानी सबसे टॉपेस्ट, सबसे अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एग्जोस्फेयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर का मतलब यहाँ पर आ जाता है लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। यानी एग्जोस्फेयर में सबसे पतली छोटी छोटी गैसेस पार्टिकल्स मूव करते हैं जैसे कि हीलियम एंड हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन सबसे लाइट गैसेस हैं और सबसे लाइट गैसेस हैं ऑब्वियसली वो जितनी हल्की हैं सबसे ऊपर ज़्यादा जाएंगी और आराम से फ्लोट करेंगी, ठीक है। यहाँ पर अपनी लेयर्स हो गई। नेक्स्ट आता है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर, देखो वेदर एंड क्लाइमेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना। वेदर जो होता है ना वो आर टू आर चेंज हो जाता है, डे टू डे चेंज होता है, ठीक है। तो वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क है, जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर पढ़िएगा। वेदर इज दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर डिफरेंसेस देखो मैंने लिखे हैं। सबसे पहले वेदर के पढ़ते हैं। द डे टू डे इन्फॉर्मेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया एट ए स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड वेदर। वेदर का मतलब ये 2 घंटे वेदर कुछ और है, अगले 2 घंटे वेदर कुछ और है, शाम को मान लो सुबह है, मतलब सुबह मॉर्निंग में ठंडा मौसम है, वेदर है, ठंडा वेदर है, दोपहर में गर्मी हो गई, शाम को फिर से ठंडा हो गया। तो वेदर कंटिन्यूसली आर टू आर डे टू डे चेंज हो जाता है, यानी कि अगर आज धूप है तो कल बारिश हो गई, इस तरह से। लेकिन क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन फॉर मोर देन 30 ईयर्स। यानी कि वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है, जैसे मैं बात करूँ कि मुंबई का जो क्लाइमेट है वो नॉर्मल रहता है, वहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा सर्दी रहती है, ठीक है। तो मेंटेन टेम्परेचर रहता है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, जहाँ पर एक क्लाइमेट एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर मैं बात करूँ कि राजस्थान में गर्मी, जैसलमेर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वो वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ वेदर नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं है कि सुबह गर्मी शाम को बरसात ऐसे हो जाए, वहाँ पे क्लाइमेट है, वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपको गर्मी ज़्यादा देखने को मिलेगी, हीट, ठीक है। तो वहाँ का वो क्लाइमेट है। नेक्स्ट आता है डिफरेंस, द वेदर ऑफ अ प्लेस इंक्लूड्स द शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है। शॉर्ट टर्म कंडीशंस होती हैं वहाँ पर, जैसे कि पीरियड्स लाइक मिनट्स में हो जाए, आवर्स में हो जाए, डेज में हो जाए। तो मैं बस आपको वेदर एंड क्लाइमेट में ये बताना चाह रहा हूँ कि वेदर एंड क्लाइमेट दोनों की कंडीशंस अलग अलग हैं। वेदर आर टू आर डे टू डे प्रोसेस है और जो क्लाइमेट है वो वहाँ का ईयर्स का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये डिफरेंसेस आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको स्क्रीनशॉट जो है प्रोवाइड कर दिया, आप देख लीजिएगा। वेदर कंडीशंस चेंजेस फ्रीक्वेंटली, क्लाइमेट कंडीशंस चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। ये एक बार आप रीड जरूर कर लीजिएगा, स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट आता है इंसोलेशन। देखो इंसोलेशन वर्ड में इंट्रोड्यूस अलग से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको आगे मैं चीजें समझाने वाला हूं। इंसोलेशन है क्या? अपनी धरती पर जो सूरज से जितने भी देखो अपनी धरती का एक सोर्स क्या है एनर्जी का? सूरज, सन। धरती का एनर्जी सोर्स क्या है? सूरज। 1.3 मिलियन टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, जो सूरज की साइज है, वॉल्यूम है अर्थ से, वो 1.3 मिलियन टाइम्स है। द सन रेडिएट्स हीट एंड एनर्जी, लाइट एनर्जी इन ऑल द डायरेक्शन एट ऑल टाइम्स। आपको पता है कि जो सन है वो हीट रेडिएट करता है सारी चारों तरफ डायरेक्शंस में, ऑल ओवर, ठीक है। और उसको कहते हैं सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन का मतलब यही हो गया कि एक सोलर रेडिएशन मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हीट एंड लाइट इमिट कर रहा हो, इमिट मतलब रिलीज कर रहा हो ऑल डायरेक्शंस में, उसको सोलर रेडिएशन कहा जाता है उस ऑब्जेक्ट को। और वो ऑब्जेक्ट क्या है? सन। द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब उस सोलर ऑब्जेक्ट यानी इस ऑब्जेक्ट से जो कि सोलर एनर्जी इमिट कर रहा है, ठीक है। अब ये अर्थ है, अब ये अर्थ किस जितने अमाउंट में उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर रही है, रिसीव कर रही है, उसको कहते हैं इंसोलेशन, ठीक है। अभी इंसोलेशन का मतलब क्या है?
इंसुलेशन का मतलब आपको टेम्परेचर में देखने को मिलेगा। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द, अब यहाँ पर दो चीजें, दो टर्म अलग अलग हैं, टेम्परेचर का अलग पढ़ेंगे, एयर प्रेशर का अलग पढ़ेंगे। टेम्परेचर में क्या है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ठंडा और गर्म होना। इनमें टेम्परेचर का बहुत, अगर गर्म है तो यानी टेम्परेचर हाई है, अगर ठंडा है यानी टेम्परेचर कम है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। आपको पता है कि सुबह और शाम में ही टेम्परेचर का बदलाव नहीं होता है, सर्दी गर्मी भी होती है उस तरह से, यानी सीजन टू सीजन भी चेंज होता है, समर आर हॉटर देन विंटर्स। ठीक है। एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब आप समझ गए कि इंसुलेशन का मतलब यह है कि अगर मैं आपको सही से एक्सप्लेन करता हूं कि अपनी धरती और सन, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट, मान लो इससे बेटर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप सर्दियों का टाइम होता है, आपकी बॉडी ठंडी होती है, यानी कि आपकी बॉडी को ठंड लग रही होती है, तो आप क्या करते हो, अपने सामने अपने आसपास एक आग जला लेते हो, जिसको हम बोन फायर भी कहते हैं। यानी कि हम सारे लोग बोन फायर में मजे करते हैं, सारे दोस्त साथ में बैठ के। यानी वो बोन फायर क्या कर रही है, बोन फायर एक ऐसा सोर्स, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हीट रेडिएट कर रहा है, हीट इमिट कर रहा है, और वो हीट इमिट कर रहा है, और उस हीट को हमारी बॉडी अपने अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करती है, ताकि उसको सर्दी ना लगे, अपने हाथ पर गर्म कर सके। उसको इंसुलेशन कहा जाता है कि हमारी बॉडी को जितनी हीट जरूरत है अपने हाथ पैर को सर्वाइवल के लिए, अपनी बॉडी को सर्वाइवल के लिए, उतनी हीट हम ले रहे हैं। उसी तरह से धरती क्या कर रही है, धरती सूरज से उतनी हीट ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है जितनी उसको जरूरत है, उसको इंसुलेशन कहा जाता है। तो इस टेम्परेचर का घटना बढ़ना, चाहे वो सीजन टू सीजन हो, चाहे डे टू नाइट हो, ये सारे फैक्टर्स किस पर डिपेंड करते हैं, इंसुलेशन पे। अगर धरती ने हीट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली, बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रही है, तो गर्मियां हैं। अगर हीट कम एब्जॉर्ब कर रही है, जो सन से रेज हैं वो धरती तक आ ही नहीं पा रही, हीट बहुत कम आ रही है, तो सर्दियां हैं। ठीक है। तो धरती के हीट एब्जॉर्ब करने के पीछे ही डिपेंड करता है कि सर्दी और गर्मी का होना। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। देखो इसका मैं डिफाइन करता हूं, आप एक सेकेंड, ये देखो, ये धरती है, ये पोल्स हैं, आप सभी को पता है पोल्स पे बहुत ज्यादा ठंडा होता है, नेगेटिव में टेम्परेचर होता है, और सन यहां पर होता है, सन एकदम इक्वेटर पे होता है ऊपर। अगर आपने नहीं पढ़े हो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हीट वगैरह, तो सन की जो रेज हैं डे नाइट कैसे होते हैं वो आपने नहीं पढ़े, तो आप एक बार चेकआउट करना, प्लेलिस्ट में बेसिक्स ज्योग्राफी अवेलेबल है, आप वहां पर पढ़ सकते हो। तो सन जो ऊपर होता है इक्वेटर पे, ये क्या करता है, हीट रिलीज करता है, सन हीट रिलीज कर रहा है। अब पोल्स पे नेगेटिव टेम्परेचर क्यों रहता है, या बर्फ क्यों रहती है, क्योंकि जो सन है ना, यहां से हीट सन की रेज है ना, वो पहुंच ही नहीं पा रही है, पहुंच रही है बहुत हल्की, बहुत ज्यादा हल्की, और जो इक्वेटर है ना, यहां पर सीधी सूरज की किरणें पहुंच रही हैं, तो यहां पर गर्मी ज्यादा है, यानी यहां पर अर्थ जो है हीट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है सूरज से। ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। यहां पर डिक्रीज क्यों है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर सीधा सूरज है, इसलिए हीट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है अकॉर्डिंग टू पोल्स, देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर। और इसी वजह से पोल्स तक जो है सन रेज नहीं पहुंचती, और वहां पर मौसम ज्यादा ठंडा रहता है एज कंपेयर टू इक्वेटर, और इस तरह से टेम्परेचर पोल्स तक पहुंचते पहुंचते, इक्वेटर से पोल्स तक जाते जाते डिक्रीज होता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर में। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। इन द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर द सम क्रॉप्स टू ग्रो। इफ द टेम्परेचर राइजेस टू, मैंने आपको बताया अगर टेम्परेचर यानी धरती पर गर्मी बहुत ज्यादा है, तो आपको पता है फसलें जल जाती हैं, ठीक है, खुश्क हो जाती हैं, जो फ्रूट्स हैं वो जल जाते हैं। टेम्परेचर इन द सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। ये चीज भी आपको पता है, क्यों है, क्योंकि सिटीज में जो रश ज्यादा है, रश मतलब व्हीकल्स ज्यादा है, वहां पर बहुत डेंस एरिया होता है सिटीज में। ठीक है। इतनी ज्यादा जगह नहीं होती खुली खुली कि वहां पर व्हीकल्स भी है, वहां पर इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज भी होते हैं सिटीज में, तो वहां पर हीट ज्यादा होती है। ठीक है। इस वजह से सिटीज में टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है अकॉर्डिंग टू विलेज। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन द बिल्डिंग्स एंड द एस्फाल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे, दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। आप सभी को पता है कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो अपनी हीट को रिलीज तो करेगी जब भी उसको कुछ ठंडा मिलेगा आसपास।
ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। इन सब चीज़ों से आप बहुत अच्छे से अवेयर हो और हो गए अवेयर, क्योंकि ये बस चीज़ें आप सभी को पता है लेकिन हमें पढ़ना है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। टेम्परेचर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम बात करें एयर प्रेशर के बारे में। एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर मान लो ये मैं हूं, अब इसके ऊपर लेयर्स बनी हुई है एटमॉस्फेयर की, आप सभी को पता है। तो ये वो एयर का प्रेशर है ना कहीं एक प्रेशर है, और इस प्रेशर को एक्सर्ट हमारी बॉडी भी करती है। एयर अबव एज प्रेशस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज, यानी अपनी बॉडी के जो ऊपर एयर है वो हमारी बॉडी को प्रेस कर रही है एक फोर्स से। हाउएवर वी डोंट इवन फील इट, लेकिन हमें फील नहीं होता है। क्यों? दिस इज बिकॉज द एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर। हम उस एयर प्रेस, देखो हमें जो हमारी बॉडी को जो एयर प्रेस कर रही है वो एक ही डायरेक्शन से नहीं कि ऊपर से प्रेस कर रही है, वो हमारी चारों तरफ एयर अवेलेबल है, और वो जो एयर अवेलेबल है वो अपनी बॉडी को हर एक एंगल से प्रेस करती है। इस वजह से हमें फील नहीं होता है, और उसके अपोजिट में हमारी बॉडी भी अपोजिट प्रेशर एक्सर्ट करती है उस एयर पे। ठीक है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो, आपने सुना होगा ऊंचाई पर जाते हैं वहां पर हवा का दबाव कम हो जाता है। ठीक है, हमें सांस आना कम हो जाती है, एक दबाव कम होता है। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वहां पर प्रेशर डिक्रीज होने लग जाता है। द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट। ठीक है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। In areas where the temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with the cloudy skies and wet weather. ठीक है, तो एयर प्रेशर का होना, टेम्परेचर का हाई होना, ये सब चीजें देखो, इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस। टेम्परेचर हाई हो रहा है, वहां पर प्रेशर, वहां पर जो एरिया है वहां हीटेड होगा एंड राइजेस होगा, और वहां का जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा, उस एरिया का प्रेशर। ठीक है, और लो प्रेशर का होना, तो ये सारी चीजें होती है कि टेम्परेचर जहां जहां हाई होगा वहां पर प्रेशर लो होगा, जहां प्रेशर हाई होगा वहां टेम्परेचर लो होगा। ये चीज भी ध्यान रखना, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमारा जो प्रेशर है वो डाउन होता चला जाता है। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज cold. It is therefore heavy air sinks and creates high pressure area. High pressure is associated with the clear and sunny skies. The air always moves from high pressure areas to low pressure areas. यहाँ पर एक चीज और बताएगी कि जो एयर हवा है, हवा मैं बताऊं यहाँ पर आपको, सपोज जस्ट गिव मी अ मिनट, हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड सनी स्काईज। The air always moves from high pressure and areas to low pressure areas. हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवा मूव करती है, जो हवा है वो मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरियाज की तरफ। और हाई प्रेशर कहाँ होगा? जहां टेम्परेचर लो होगा। टेम्परेचर लो होगा मतलब जहां पर ठंडा होगा। तो कहां से मूव कर रही हवा? प्रेशर हाई, टेम्परेचर लो, टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो। ठीक है, तो हवा कहां से कहां मूव कर रही है? हाई प्रेशर से किधर? लो प्रेशर की तरफ। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, यानी हवा इधर को मूव करेगी, तो यहां पर टेम्परेचर कम होगा, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, और यहां पर ठंडा होगा, यहां पर गर्म होगा। यानी हवा ठंडे से गर्म की तरफ मूव करती है जहां पर टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है द स्टैंडर्ड, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है विंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। विंड मतलब द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। ठीक है, विंड क्या? एयर, विंड वही सारी चीजें हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करते हैं। 3 तरह की विंड्स होती हैं, परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड। ठीक है, परमानेंट विंड क्या होती है? जो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर मूव करती रहती हैं, जो हवाएं पूरी साल अपने स्मूथ एक कांस्टेंट तरीके से मूव करती रहती हैं, उसको कहते हैं परमानेंट विंड्स। 3 तरह की विंड्स होती हैं परमानेंट विंड्स, ट्रेड विंड्स, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। ट्रेड विंड्स क्या होते हैं? ये देखो मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ।
ट्रेड विंड्स, आप देखो यहाँ पर डायग्राम में, एक सेकेंड, दीज आर द परमानेंट विंड्स फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट। अब आप ट्रेड विंड्स देखो, ये विंड्स क्या है, परमानेंट विंड्स हैं, ये कहाँ से ट्रैवल कर मूव करती हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। देखो ईस्ट टू वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर मूव करती रहती हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज में कौन सी विंड्स आ जाती हैं, ये प्रिवेलिंग विंड्स होती हैं, ये फ्लो करती हैं, फ्लोइंग विंड ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ से मूव करती हैं। ये देखो प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, ये वेस्टर्लीज हैं, ये ईस्टर्लीज हैं। ठीक है, पोलर ईस्टर्लीज, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। तो ये तीन तरह की विंड्स होती हैं। वेस्टर्लीज क्या है, दीज आर प्रिवेलिंग विंड्स दैट विल फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू टुवर्ड्स ईस्ट, इट फ्लोज इन द अर्थ्स मिडल लैटिट्यूड बिटवीन 30 एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड, ऑल्सो कॉल्ड्स इन एंटी ट्रेड्स भी कहा जाता है वेस्टर्लीज को। आप यहाँ पर देखो, एक बार मैं मिटा देता हूँ, देखो पोलर ईस्टर्लीज, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, नॉर्थ ट्रेड विंड्स, ये ट्रेड विंड्स हैं, ये वेस्टर्लीज हैं, ये ईस्टर्लीज हैं। ईस्टर्लीज इधर मूव कर रहे हैं ईस्ट की तरफ, वेस्टर्लीज प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज ये नॉर्थ, ये दोनों तरफ मूव करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये परमानेंट विंड्स हैं जो मूव करती हैं। सीजनल विंड्स आ जाती हैं कि सीजन के थ्रू ये दीज विंड्स चेंजेस देयर डायरेक्शन इन द डिफरेंट सीजन्स, फॉर एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया। लोकल विंड्स आ जाती हैं, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज़ कॉल्ड लू। आपको पता है लू चलती है हमारे सर्दी, यहाँ पर जो गर्मियों के बाद एक टाइम पीरियड आता है जहाँ पर अप्रैल, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है अप्रैल में लू चलती है। ठीक है, जो कि हमारे देसी स्टाइल में कहा जाता है नुकसान करती है लू हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये लोकल विंड्स हो गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं, साइक्लोन के बारे में बात करते हैं। साइक्लोन, द डैमेज कॉज्ड वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स, विंड, वेलोसिटी, रेन एंड टाइडल सर्ज। इन 3 वजह से ये साइक्लोन आता है, हवाओं का बहना, उसकी वेलोसिटी और बरसात, और टाइडल्स जो वेव्स होती हैं ओशियंस वगैरह में, इस वजह से ये साइक्लोन्स आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मॉइस्चर। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, इट बिकम्स वाटर वेपर। Moisture in the air at any time is known as humidity. सॉरी, ह्यूमिडिटी क्या है, ऑब्वियसली जो मॉइस्चर इस हवा में अवेलेबल होता है उसको हम ह्यूमिडिटी कह देते हैं। When the air is full of water vapor, we call it a humid day. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increase, and so it becomes more and more humid. अगर हवा गर्म है एंड इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेज, अगर हवा गर्म है तो ऑब्वियसली उसकी वाटर वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, और सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, और इस वजह से वो जो हवा है वो और धीरे धीरे और ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक्स लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम द बॉडी डज नॉट इवेपरेट ईजिली। ह्यूमिड डे जिस दिन, जैसे हवा में जिस दिन मॉइस्चर होता है, बरसात होती है, और उस दिन अगर वो हवा चल रही है तो उसमें मॉइस्चर अवेलेबल होता है, उसमें वाटर वेपर्स अवेलेबल होते हैं, तो अगर आपको पसीना आ रहा है, अगर आपको गर्मी लग रही है, तो वो इवेपरेट नहीं हो पाता है पसीना, वो कपड़े ड्राई नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में वैसे ही वाटर वेपर्स अवेलेबल हैं, और इसलिए ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, अनकंफर्टेबल फील कराती हैं। व्हेन द वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट्स कूलिंग। ठीक है, द वाटर वेपर कंडेंस causes formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. आप सभी को पता है कि वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं, बादल बन जाते हैं, बादल बनकर सीधे वो जाके एक बारिश हो जाती है कुछ टाइम बाद। ठीक है, तो बादल में तब्दील हो जाते हैं। When these droplets of water becomes too heavy to float in the air, then they become down so precipitation. ठीक है, तो वो बारिश हो जाती है। तो एक प्रेसिपिटेशन वर्ड याद रखना, प्रेसिपिटेशन वर्ड का मतलब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म, उसको हम रेन कहते हैं। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं? तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर।
धरती पे जो पानी होता है जैसे नदियों तालाबों में, वो मोस्टली वहाँ पर पानी कहाँ से आता है, रेन वाटर से आता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट। रेन वाटर फ्लोज फ्रॉम डाउन द वेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ अ लो लाइंग एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पर तीन तरह से रेनफॉल दिखाई गई, साइक्लोनिक रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल, कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल मतलब हवा ऊपर गई, यानी वो वाटर वेपर्स ऊपर गए, जब वो हवा होल्ड नहीं कर पा रही उन वाटर ड्रॉपलेट्स को, तो वो बारिश होकर बरस जाती हैं। दूसरा आ जाता है कि इस तरह से रिलीफ रेनफॉल होती है, इस तरह से कोल्ड एयर और वार्म एयर। ठीक है, तो तीन तरह से रेनफॉल याद रखना, साइक्लोनिक रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल एंड कन्वेंशनल रेनफॉल। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक की तरफ। एक्सरसाइज में मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, टिक दी करेक्ट कर दिया मैंने, मैच द फॉलोइंग आप अपनी तरफ से करके प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट आता है इनके रीजंस, मैंने दोनों के मेंशन कर दिए हैं, तो आप इनको पढ़ लेना। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का एंड होता है। आई होप मैंने आपको चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। देखो गाइज, यहाँ पर ना बहुत छोटे छोटे टर्म्स अवेलेबल, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको टर्म्स फैक्टर्स क्लियर रहें। ठीक है, आपको चीज़ें पता चले। देखो आपको बहुत सारी चीज़ें पता है कि मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन वो चीज़ें आपको पता होती हैं। हो सकता है आप ये सोचो कि चीज़ मुझे पता है, इतना ज़्यादा मत खींचो, लेकिन कई बार ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ज़ीरो से पढ़ना होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ज़ीरो से पढ़ना चाहते हैं, ज़ीरो से, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे टर्म्स को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप, आई होप आप बस थोड़ा सा काम चलाइएगा, इतना साथ रहिएगा, साथ दीजिएगा। मैं आपके लिए बस मेहनत कर रहा हूँ, और उस मेहनत के लिए आपसे बस एक सब्सक्राइब चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, हैव अ गुड डे।